सारथी। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को बनेगी नई सरकार। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे। आजाद मैदान को शपथ ग्रहण के लिए चुना गया। दिल्ली भाजपा 8 दिसंबर से निकालेगी परिवर्तन यात्रा। 12 दिन में सभी 7 लोकसभा सीटों पर पहुंचेगी परिवर्तन यात्रा। संभल एसपी ने न्यायिक आयोग को बताया हिंसा का सीन। कहा भीड़ सामने से पथराव कर रही थी, गाड़ियां जलाई, छतों से पत्थर फेंके। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर 7 नक्सली ढेरी के 47 समेत कई अन्य हथियार बरामद। दोनों तरफ से हो रही थी गोलाबारी। बेंगल तूफान से पुडुचेरी में बाढ़ जैसे हालात। बारिश का 30 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। चेन्नई में लैंडिंग के दौरान क्रॉस विंड में फंसा प्लेन। और देश के 5 राज्यों में कोहरा। जम्मू कश्मीर बर्फबारी। भोपाल में नवंबर में ठंड का 36 साल का रिकॉर्ड टूटा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आप विधायक नरेश बालियान की गिरफ्तारी के बाद जाट समाज ने भाजपा सरकार के खिलाफ उग्र रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द उनकी रिहाई नहीं हुई तो इसका राजनीतिक खामियाजा पार्टी को आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। समाज ने कई जिलों में विरोध प्रदर्शन करते हुए यह ऐलान किया है कि बालियान की रिहाई के बिना भाजपा को जाट वोट बैंक का समर्थन मिलना मुश्किल है। गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताते हुए जाट समाज ने इसे समुदाय के सम्मान और अधिकारों पर हमला करार दिया है। समाज के नेताओं ने कहा कि ये मामला केवल नरेश बालियान का नहीं बल्कि पूरे जाट समाज की अस्मिता का सवाल है। उन्होंने भाजपा पर समुदाय के हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन को और व्यापक बनाने की योजना बनाई है। जाट समाज के बैनर तले आयोजित कई सभाओं में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे अपने समुदाय के नेता की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि यदि जल्द ही बालियान को रिहा नहीं किया गया तो भाजपा के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कि हमारा जाट समाज एक ऐसा समाज है कि जो देश की आज़ादी के लिए, देश के लिए और अपने समाज के लिए इतना अड़ियल समाज है कि किसी हाल में पीछे नहीं रखता। हम लोकतांत्रिक ढंग से भी जानते हैं करना और ताकत से भी करना जानते हैं। अगर कोई लोकतांत्रिक ढंग से कोई हमारी बात नहीं मानता तो हमारी बात मनवाने के हमारे पास बहुत तरीके हैं। अब आने वाले चुनाव में अगर हमारे नरेश बालियान जी को, हमारे समाज के जो बहुत कर्मठ MLA हैं, उत्तम नगर से 2 बार MLA रहे हैं, ये हमारे समाज से है, हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारी मांगों को देखते हैं, हमारे समाज की समस्याओं को समझते हैं। उनके खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई की गई और उनके केस वापिस नहीं लिए गए तो हमारा जाट समाज, पूरा दिल्ली का जाट समाज, पूरे भारत का जाट समाज इसका पुरजोर विरोध करेंगे और आने वाले चुनाव में बीजेपी सरकार को एक ऐसा सबक सिखाएंगे, क्योंकि हम संगठित हैं और संगठित रहेंगे। ऐसा सबक सिखाएंगे बीजेपी याद रखिए। अगली अहम खबर का रुख करेंगे। अगली अहम खबर भी दिल्ली से है। दिल्ली के प्रशांत विहार थाना इलाके में मिला है एक युवक का शव। आपको बता दें रोहिणी सेक्टर 10 के जापानी पार्क में अचेत अवस्था में मिला युवक का आपको बता दें युवक का शव मिला है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक पर धारदार हथियार से वार किया गया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक डिलीवरी बॉय का काम करता था। पुलिस ने शव को अंबेडकर अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखा है। पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें FSL और क्राइम टीम द्वारा घटनास्थल से सभी साक्ष्य जुटाने के बाद युवक के शव को अंबेडकर अस्पताल में भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ मूल रूप से संत कबीर नगर का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर इस घटना के पीछे की असली वजह क्या है। लेकिन प्रशांत विहार इलाके में लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने पुलिस को जरूर चुनौती दे डाली है। अगली खबर का रुख करेंगे मध्य प्रदेश के जबलपुर से। अगली खबर जहां अज्ञात युवक का शव मिला है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव वहां का मुआयना किया है। सिर पर पत्थर मारकर युवक की हत्या की गई है, ऐसा जानकारी प्रथम दृष्टया सामने आ रहा है। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी मृतक का नाम
केसरी सेन बताया जा रहा है। वो 3 महीने से किराए के मकान में रह रहा था। खून से सना युवक का शव बरामद हुआ है। हत्या की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। संजीव नगर के चंदन कॉलोनी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो खून से सना युवक का शव बरामद हुआ है। आपको बता दें कि हत्या की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के भिंड से अगली खबर, जहां अनियंत्रित वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी है। बाइक सवार युवक की घटना स्थल पर ही मौत हुई है। आक्रोशित परिजनों ने नेशनल हाईवे 719 पर जाम लगाया है। परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया है। ट्रक में आग लगाने की कोशिश परिजनों के द्वारा की गई, लेकिन पुलिस ने परिजनों को रोक दिया। मौके पर पहुंचे एएसपी और एसडीएम ने लोगों को समझाया है। आपको बता दें, एएसपी संजीव पाठक और एसडीएम अखिलेश शर्मा ने लोगों को समझाया है। विवेकानंद हॉस्पिटल के सामने की यह घटना बताई जा रही है। जनपद के देहात थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। विवेकानंद हॉस्पिटल के सामने की यह पूरी घटना है। जनपद के देहात थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मौके पर पहुंचे एएसपी व एसडीएम ने लोगों को समझाया है। आपको बता दें, एएसपी और एसडीएम मौके पर पहुंचे हैं, उन्होंने लोगों को समझाया है। अनियंत्रित वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मारी और इस दौरान बाइक सवार की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने नेशनल हाईवे 719 पर जाम लगाया। परिजनों ने जमकर इस दौरान हंगामा भी किया है। अब बढ़ेंगे अगली अहम रिपोर्ट की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सभी पुलिस स्टेशनों में साइबर हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। ये डेस्क खासकर साइबर अपराध पीड़ितों के लिए है। डेस्क का उद्घाटन रविवार को संपन्न हुआ है। साइबर अपराध पीड़ित इस डेस्क पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। पहले उन्हें शिकायतों के लिए चुने हुए थानों तक जाना पड़ता था, लेकिन अब वो अपने नजदीकी थाने में ही शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सभी पुलिस स्टेशनों में साइबर हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। ये डेस्क खासकर साइबर अपराध पीड़ितों के लिए हैं। डेस्क का उद्घाटन रविवार को हुआ। साइबर अपराध पीड़ित इस डेस्क पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। पहले उन्हें शिकायतों के लिए चुने हुए पुलिस थानों तक जाना पड़ता था, अब वे अपने नजदीकी थाने में ही शिकायत दर्ज करा सकेंगे। आज भोपाल में पहली बार, प्रदेश में पहली बार यहाँ के जितने भी थाने हैं सभी थानों में एक साइबर डेस्क की शुरुआत की जा रही है। यह साइबर डेस्क के लिए पिछले लगभग 2 सप्ताह से ज्यादा पुलिस लगातार अपने को तैयार कर रही थी। इसमें 500 से ज्यादा जवानों को इसके लिए प्रशिक्षित किया गया है। इसमें जो पर्याप्त जो मूलभूत जो संसाधन है उन संसाधनों को थानों में उपलब्ध कराया गया है। इसलिए पुलिस जागरूकता के साथ साथ इस तरह के डेस्क की स्थापना करने के पीछे या पहल करने के पीछे पुलिस की भावना है कि लोगों को तत्काल तत्परता से इसमें राहत दिलवाई जा सके और इसके लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और अनुसंधान, खासतौर पर अनुसंधान के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो दोनों चीजें यहाँ पर थाना स्तर पर उपलब्ध कराई गई। साइबर हेल्प डेस्क बनाना पुलिस की विस्तृत योजना का हिस्सा है। इसका मकसद आम लोगों में जागरूकता फैलाना और बढ़ते साइबर और खासकर डिजिटल अपराधों पर काबू पाना है। 2 तरीके की परिस्थितियां इसके पीछे होती हैं। पहला, इसमें भ्रम का वातावरण और दूसरा प्रारंभिक उसमें लोभ भी रहता है। लोगों को इस तरह के प्रलोभन रहते हैं कि बहुत बड़ी अमाउंट आने वाली है उनके खाते में और कुछ ऐसा होने वाला है जो बिल्कुल उनके जीवन को बदल देगा। ऐसी परिस्थितियों में लोग कई बार प्रारंभिक तौर पर लोभ में आकर के उस तरफ कदम बढ़ा देते हैं और बाद में वो भ्रम का शिकार हो जाते हैं, बाद में वो मानसिक दबाव में आ जाते हैं। ऐसे में लोगों को पुलिस प्रशिक्षित भी कर रही है। स्कूल, कॉलेजेज और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में
जाकर के पुलिस इसके लिए जागरूकता भी ला रही है। और खासतौर पे जो साइबर हेल्पलाइन है और विभिन्न थानों में जो डेस्क स्थापित किए गए हैं, इसका उद्देश्य है ये पुलिस की जो लड़ाई है खासतौर पे इस तरह के अपराधों की और ज्यादा सघन होगी। साइबर हेल्प डेस्क के असरदार संचालन और प्रबंधन के लिए 500 से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों को एक हफ्ते प्रशिक्षण दिया गया। हर पुलिस थाने में साइबर पुलिस की खास टीम होगी। हर एक साइबर हेल्प डेस्क पर औसतन 10 कर्मचारियों की तैनाती होगी। 5 लाख रुपए तक के साइबर अपराध पीड़ित अपने नजदीकी पुलिस थाने के हेल्प डेस्क पर शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। अब रुक करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की ओर। जम्मू कश्मीर में राजौरी के नियाका पंजगिरिया गांव के सरकारी स्कूल में बुनियादी ढांचे की भारी कमी देखने को मिल रही है। यह स्कूल आसपास के 10 गांव के लिए इकलौता उच्च माध्यमिक स्कूल है। स्कूली इमारत के अभाव में रोजाना खुले आसमान के नीचे क्लास लगती है, लिहाजा छात्र मौसम की मार झेलने को मजबूर है। ये रिपोर्ट देखें। जम्मू कश्मीर में राजौरी के नियाका पंजगिरिया गांव के सरकारी स्कूल में बुनियादी ढांचे की भारी कमी है। ये स्कूल आसपास के 10 गांवों के लिए इकलौता उच्च माध्यमिक स्कूल है। स्कूली इमारत के अभाव में रोजाना खुले आसमान के नीचे क्लास लगती है, लिहाजा छात्र मौसम की मार झेलने को मजबूर है। बुनियादी ढांचे की कमी के अलावा स्कूल की एक और परेशानी है। छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है और साथ साथ शिक्षकों की कमी भी। इस हाई सेकेंडरी स्कूल में कम से कम 500 बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन बिल्डिंग की बहुत कमी है। बच्चे सभी 3-4 क्लासें हर साल बाहर बैठती हैं। हमने हर एमएलए से हर जगह पे रिक्वेस्ट की है, लेकिन हमारे ये स्कूल की कोई बिल्डिंग नहीं आई। एक बिल्डिंग बन रही थी, कम से कम 5 साल से बिल्डिंग बन रही है, लेकिन बिल्डिंग अभी तक तैयार नहीं हुई। लेकिन दूसरा नंबर हमारे यहाँ स्टाफ भी की भी बहुत कमी है। बहुत ज़रूरत है। हमारे बच्चे जो ये काफ़ी तादाद है, इसलिए हमारे स्टाफ भी कम है और जो बिल्डिंग भी नहीं तैयार हुई। बिल्डिंग जो थोड़ी बनी है वो पूरी तैयार नहीं हुई, वो ही बननी चाहिए। ये ज़रूरत है हमें कि बच्चे हमारे जो मिट्टी में बैठते हैं, पूरी वर्दी उनकी जो ख़राब होती है, तो बच्चों को हमें ज़रूरत है कि हमारी बिल्डिंग तैयार होनी चाहिए। छात्रों की शिकायत है कि बुनियादी सुविधाओं की कमी की वजह से वे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते। हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ यही पड़ती है कि हमारे स्कूल में कोई भी बिल्डिंग नहीं है, जो कि जिसके लिए हम बारिश में बाहर बैठकर पढ़ते हैं और धूप में भी बाहर छत पर बैठकर पढ़ते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। और दूसरी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारे स्कूल में स्टाफ बहुत कम है, जो कि एक टीचर 2-2, 3-3 क्लासेस लेता है। उसके लिए भी हम बहुत गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि हमारे स्कूल में स्टाफ भी दिया जाए और बिल्डिंग भी दी जाए। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि स्कूल की तमाम परेशानियां संबंधित अधिकारियों को बताई गई हैं। हमारे पास जितनी अवेलेबल फैसिलिटीज़ हैं हम उनको बिल्कुल प्रोवाइड कर रहे हैं, और स्टाफ हमारा थोड़ा लिमिटेड है लेकिन बड़ा एफिशिएंट और वो बिल्कुल डेडिकेटेड है। वो बड़े दिलचस्पी से बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं बड़ा मुतमईन हूँ स्टाफ से। और थोड़ी है हमें जो है स्कूल अकोमोडेशन प्रॉब्लम है, तो वो भी हमने डिपार्टमेंट के साथ जो है डिस्कस किया है। वो बहुत जल्दी जो है डिपार्टमेंट इसको सॉल्व कर लेगा। छात्रों और अभिभावकों को उम्मीद है कि अधिकारी स्कूल में परेशानियों पर गंभीरता से विचार करेंगे और उन्हें दूर करेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रयागराज से अगली खबर, जहां रसूलाबाद घाट का नाम बदलने की घोषणा की गई है। सीएम योगी के निर्देश के बाद महापौर ने घोषणा की है। अब चंद्रशेखर आजाद घाट के नाम से जाना जाएगा ये घाट। चंद्रशेखर आजाद घाट का शिलापट भी जल्द बनकर तैयार होकर लगेगा। 1991 में ही नाम बदलने का प्रस्ताव पास हुआ था। सीएम योगी के निर्देश के बाद महापौर ने ये घोषणा की है। अब चंद्रशेखर आजाद घाट के नाम से जाना जाएगा ये घाट। चंद्रशेखर आजाद घाट का शिलापट भी अब जल्द लगेगा। तो सीएम योगी के निर्देश के बाद महापौर ने यह घोषणा की है। आपको बता दें चंद्रशेखर घाट अब नया नाम होगा। अब चंद्रशेखर आजाद घाट के नाम से ये घाट जाना जाएगा।
चंद्रशेखर आजाद घाट का शिलापट भी जल्द ही लगेगा। तो रसूलाबाद घाट का नाम बदलने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मेयर के द्वारा यह घोषणा की गई है। आपको बता दें, महापौर ने यह घोषणा की है। रसूलाबाद घाट का नाम बदलकर अब चंद्रशेखर आजाद घाट के नाम से ये घाट जाना जाएगा। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। रायबरेली में रिश्तों का कत्ल हुआ है। बेटे ने मां की गला दबाकर हत्या कर दी है। बाइक की चाबी को लेकर मां से बेटे का विवाद हुआ था। नाराज बेटे ने पहले मां की गला घोंटकर हत्या की। हत्या के बाद शव घर में ही बोरे में भरकर रख दिया। रात होने पर शव को घर से 40 किलोमीटर दूर झाड़ियों में जाकर फेंका। वहीं दूसरे दिन कोतवाली में खुद बेटे ने जाकर गुमशुदगी दर्ज करवाई। 15 नवंबर को बेटे ने मां की हत्या की थी। एसओजी सर्विलांस व पुलिस की मदद से शव को बरामद किया गया है। आरोपी बेटे की निशानदेही पर शव को बरामद किया गया है। आपको बता दें, 15 दिनों तक पुलिस को लगातार आरोपी बेटा गुमराह करता रहा। मिल एरिया थाना क्षेत्र की शारदा नहर से बरामद हुआ है मृतका का शव। स्थानीय पुलिस व एसओजी टीम की इसमें अहम भूमिका बताई जा रही है, जबकि सालोन कोतवाली के बिजवालिया गांव की रहने वाली थी मृतका। रिश्तों को कत्ल कर देने वाली ये घटना, अपनी मां को ही मौत के घाट उतारा अपने बेटे ने। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जालौन से है, जहां एसओजी जालौन को बड़ी कामयाबी मिली है। एसओजी और पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। साथ ही कृषि विभाग को भी ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। संयुक्त कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, कृषि अधिकारी और एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से खाद भंडार गोदामों पर छापेमारी की है। इस दौरान भारी मात्रा में डीएपी, नकली डीएपी खाद की बोरियां बरामद की गई है। डीएम राजेश कुमार पांडे, एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार के आदेश पर कृषि विभाग और एसओजी ने गुप्त तरीके से छापेमारी की। छापेमारी टीम ने 10 लोगों को इस दौरान गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें, मौके से 2 लोग फरार होने में कामयाब हुए। टीम ने 1001 बोरी नकली खाद बरामद की है, जबकि 3000 खाली बोरी और पैकिंग मशीन सहित अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। जिप्सम की मदद से बनाई जा रही थी ये नकली खाद। इफ्को कंपनी का बैग का इस्तेमाल कर नकली खाद को असली बताकर बेच रहे थे ये खाद विक्रेता। करीब 16 लाख रुपए की कीमत की है ये नकली खाद। कृषि विभाग, एसओजी ने गोदामों को सील किया है। नंदी गांव और उरई सहित जनपद के कई इलाकों में एक साथ ही ये छापेमारी की गई है। जनपद के साथ साथ अन्य इलाकों में स्थित खाद कृषि अधिकारी को और एसओजी टीम को पुरस्कार दिया गया है। जालौन एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने मामले का खुलासा किया। कुछ निवासी निखिल अग्रवाल, विशाल राजपूत, शिवम अग्रवाल और आकाश राजपूत द्वारा नकली डीएपी खाद बनाकर जालौन में बेचने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ बोरियों का इनके द्वारा विक्रय भी किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जालौन से है, जहां डीएम ने आश्रय गृह लहारियापुर व उरई का औचक निरीक्षण किया है, जिसमें तमाम तरह की कमियों के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे बंद मिलने पर जिला अधिकारी राजेश पांडे ने जमकर डेल्टर हाउस के प्रबंधक विनय गौतम को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि साफ सफाई के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे चालू रखने, आश्रितों के कक्ष भी सही से उनका ख्याल रखने। वहीं उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं मिलना चाहिए। आकस्मिक अभी से पूर्व भी अधिकारी जो है प्रति सप्ताह निरीक्षण करते हैं, लेकिन जब मैं अभी आया तो कैमरा बंद था, तो उस पर इनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी दिशा में कैमरा बंद ना हो। और अभी जो इन्होंने कैमरा बंद किया, इस संबंध में इनके विरुद्ध जो है संज्ञान लेकर के कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर अंदर में जो चूँकि मजदूर, निराश्रित और उस तरह के लोग आते हैं, तो उनको भी हिदायत दी गई कि अपने साथ कोई ज्वलनशील पदार्थ, बीड़ी, सिगरेट या माचिस इस तरह का या गैस का वो ये सब चीज़ें अंदर न रखें, ताकि उनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए इनको एहतियात दिए गए हैं। और साथ ही जो लोग आ रहे हैं उनकी आईडी सुरक्षित रखें। और एक कैमरा और आगे गेट पे लगाने के मेरे द्वारा निर्देश दिए गए हैं, ताकि जो लोग आ रहे हैं उनकी सुरक्षा का
अच्छे से समुचित रहे। बाकी व्यवस्था ठीक है। यहाँ पर लगातार प्रशासन जो है वो निगरानी रखे हुआ है और मुझे लगता है कि जो अभी इनको बताया है आज शाम से लेकर कल तक ये विषय ठीक कर लेंगे। सर, सुरक्षा के लिहाज से कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई ऐसा आदमी तो यहाँ नहीं पाया गया, कुछ ऐसा नहीं आया तो नहीं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कंबोडिया से भारत घूमने आए टूरिस्ट की बस कौशाम्बी जिले के नेशनल हाईवे 2 के किनारे खड़े रोड रोलर से टकरा गई। इस दुर्घटना में बस में बैठे आधा दर्जन से अधिक टूरिस्ट मामूली रूप से घायल हो गए। टूरिस्टों की बस दुर्घटनाग्रस्त होने की जैसे ही जानकारी मिली वैसे ही सीओ मैफोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना कोखराज थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 की है, जहां कंबोडिया से भारत घूमने के लिए कुछ टूरिस्ट आए हुए थे, जो रविवार को कौशाम्बी स्थित बौद्ध मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। टूरिस्ट से भरी बस जैसे ही कोखराज थाने में थोड़ा आगे बढ़ी, तभी वह नेशनल हाईवे 2 पर एक ट्रक से बचने के चक्कर में हाईवे के किनारे खड़े रोड रोलर से टकरा गई। इस घटना में बस में बैठे आधा दर्जन से अधिक टूरिस्ट मामूली रूप से घायल हो गए। टूरिस्ट से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी पर सीओ सिराथू अवधेश विश्वकर्मा कोखराज थाने की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए मूरतगंज के पीएचसी में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। बस के ड्राइवर नंदकेश्वर ने बताया कि वह टूरिस्ट को लेकर कौशाम्बी जा रहे थे। जैसे ही वह नेशनल हाईवे पर पहुंचे तभी पीछे से आ रही ट्रक से बचने के चक्कर में बस रोड रोलर से टकरा गई। के बौद्ध धर्म से संबंधित टूरिस्ट वैन दिल्ली से कौशाम्बी थाना क्षेत्र में विभिन्न स्थानों के दर्शन के लिए जा रही थी। थाना कोखराज के सामने रोड रोलर से उसका किनारा लग जाने के कारण 2 लोग चोट आई थी, जिसका इलाज कराया जा रहा है और शेष यात्रियों को सकुशल निकाल लिया गया था। उनको कोई चोट नहीं है, उनको अपने गंतव्य स्थान की ओर रवाना कर दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। लाइन पे चल रहा था अपना, साइड से ट्रक निकला ओवर स्पीड में, मैं अपनी लाइन चेंज कर रहा था तो मैं अपनी लाइन पे वापस आया तो एकदम स्पीड में निकला। मैंने अपने ड्राइवर साइड बचाने के चक्कर में इधर रोलर चला था, रोलर में लग गई गाड़ी जी। कहाँ से चले थे, कहाँ के लिए जा रहे थे? मैं संकेशा से आ रहे थे हम। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। महाकुंभ 2025 की तैयारियों के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से 50 किलोमीटर दूर स्थित श्रृंगवेरपुर धाम को भी तैयार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग इस धाम को एक विश्व स्तरीय धार्मिक स्थल बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। ये खास रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ 2025 की तैयारी के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से 50 किलोमीटर दूर स्थित श्रृंगवेरपुर धाम को भी तैयार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग इस धाम को एक विश्व स्तरीय धार्मिक स्थल बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। धाम के अंदर निषाद राज पार्क बनवाया जा रहा है। 8 हेक्टेयर में फैले इस पार्क में भगवान राम और निषाद राज गुहा की एक दूसरे को गले लगाते 51 फुट की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। महाकुंभ 2025 के दृष्टिगत हम लोगों ने श्रृंगवेरपुर, जो कि रामायण सर्किट के अंतर्गत आता है, हम लोगों ने वहाँ पे निषाद राज पार्क का निर्माण कार्य करवाया है, जिसमें 51 फीट की एक प्रतिमा, जिसमें भगवान श्री राम और राजा निषाद राज गले मिलते हुए हैं, वो प्रतिमा हम लोगों ने वहाँ पे लगवाई है। इसके अलावा हम लोगों ने म्यूरल्स वर्क करवाया है वहाँ पे, जिसमें जो राम से जुड़ी हुई कथाएं और श्रृंगवेरपुर की जो पौराणिक महत्व है, वहाँ की क्या कहानियाँ हैं, इससे रिलेटेड म्यूरल्स वहाँ पे लगवाए हैं। जगह जगह पे हम लोगों ने स्कल्पचर्स का इंस्टॉलमेंट किया है। श्रृंगवेरपुर धाम का रामायण में भी जिक्र किया गया है। लोगों के मुताबिक श्रृंगवेरपुर निषाद राज की राजधानी थी। यहाँ भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ गंगा नदी को पार करने से पहले रुके थे। पार्क के देखते हुए कई लोग यहाँ पे, कितने लोगों का आगमन हो रहा है, दर्शकों का आगमन हो रहा है, देखने के पर्यटकों का आगमन हो रहा है। एक और निषाद पार्क के अलावा घाट पे एक पाथवे बन रहा है, जिससे हम लोग कोई भी आज श्रृंगवेरपुर आता है तो पाथवे के द्वारा आप सीधे से पार्क आएँ। और
कई ऐसे उद्यान जैसे पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण हुआ है, लोगों को रुकने की सुविधा हुई है, पार्क का निर्माण हुआ है और राष्ट्रीय रामायण मेले का आयोजन यहाँ पे होता है। भगवान राम और निषाद राज की जो गले लगे मूर्ति है ये राष्ट्रीय एकता अखंडता का परिचय देती है। तो यहाँ राष्ट्रीय रामायण मेले का आयोजन होता है और रामायण मेले के आयोजन के साथ और श्रृंगेरपुर धाम में कई ऐसे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं जिससे श्रृंगेरपुर की पहचान दिलाई जाती है। रामगमन पुल के पूरा होने के बाद रोजाना तकरीबन 50,000 लोगों के इसे देखने आने की उम्मीद लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को निषाद राज पार्क का उद्घाटन करने प्रयागराज आएंगे। आज यह निषाद उद्यान जो बना हुआ है श्रृंगेरपुर धाम में 2025 कुंभ को देखते हुए अभी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका लोकार्पण होगा। यह अब जब से यह श्रृंगेरपुर पार्क आज बन रहा है तब से लेकर अभी तक आप समझिए प्रतिदिन 5 से 10 हज़ार पर्यटक श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, घूम रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं भगवान राम की इस प्रतिमा का। तो आने वाले समय में यहाँ पर व्यावसायिक रूप से आप समझिए कि बहुत डेवलपमेंट हो रहा है जो लोगों को रोजगार देगा। यहाँ जो दुकान है कम से कम 10,000 लोग पर्यटक अभी आ रहे हैं और राम वन गमन पुल भी बन रहा है। उसके कंप्लीट होते ही इस पार्क में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जब से पुल सुचारू रूप से चालू हो जाएगा कम से कम 50,000 लोग प्रतिदिन इस श्रृंगेरपुर धाम में इस पार्क में भ्रमण करने आएंगे। अगले साल 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत होगी जो 26 फरवरी तक चलेगा। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगतिशील नेतृत्व में अविस्मरणीय यादों के साथ संपन्न हुआ प्रयागराज कुंभ 2019 जैसा कीर्तिमान बनाने के लिए महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन को तैयार है कर्म योगी सरकार। स्वच्छ महाकुंभ, हरित महाकुंभ के अनुरूप पौधरोपण, पार्कों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यकरण के विभिन्न कार्यों से महाकुंभ में आने वाले पर्यटकों को होगी विशेष अनुभूति। कूड़ा प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट निस्तारण और पॉलीथीन फ्री महाकुंभ के लिए बनाई गई है विशेष कार्य योजना। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1,45,000 शौचालय का कराया जा रहा है निर्माण। सौंदर्यकरण और मेला थीमेटिक लाइटिंग के कार्यों से कुंभ नगरी प्रयागराज को मिला है नव्य स्वरूप। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान का पुण्य कमाने आओ चलें महाकुंभ। लब से जुबां तक उनके महके, महक सिल्वर पान मसाला, वाह महक सिल्वर मेरा दिल पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। रुड़की में रुद्र चंडी महायज्ञ का आयोजन 9 से 15 दिसंबर तक किया जाएगा, जिसमें देश के प्रमुख संत शामिल होंगे। कार्यक्रम की तैयारियों एवं अन्य जानकारी देने के लिए आयोजकों द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। आदर्श नगर में आयोजित पत्रकार वार्ता
को संबोधित करते हुए कार्यक्रम संरक्षक आचार्य आर्यादि ने बताया कि एक बार फिर से नगर में रुद्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए 2 दिसंबर को नेहरू स्टेडियम में भूमि पूजन किया जाएगा और 9 दिसंबर को भव्य कलश यात्रा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 9 से 15 दिसंबर तक रुद्र चंडी महायज्ञ होगा। इसके साथ ही प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य रजनीश महाराज के द्वारा शिव पुराण कथा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य सनातन की जागृति और प्रचार प्रसार करना है। इसके साथ ही महामंडलेश्वर कैलासानंद महाराज यतीन्द्रानंद महाराजों समेत देश के कई प्रमुख संत इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इस यज्ञ में गुरुकुल के वैदिक आचार्य यज्ञ में वैदिक पाठ करेंगे। साथ ही बताया कि रुद्रचंडी महायज्ञ का महत्व है कि हमारे जीवन में शक्ति का विकास हो। कल अर्थात 2 दिसंबर 2024 को होगा। महायज्ञ के विषय में ओम नमः शिवाय। रुड़की की पावन धरा पर नेहरू स्टेडियम परिसर में 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक एक विशाल महायज्ञ होने जा रहा है और इस महायज्ञ का शुभ नाम है रुद्रचंडी महायज्ञ एवं शिव महापुराण कथा। इसी के उपलक्ष्य में आज ये पत्रकार वार्ता आयोजित की गई ताकि इस धार्मिक आयोजन का जन जन तक प्रसार हो। सर्वप्रथम तो आप सभी का धन्यवाद, आप धार्मिक कार्यों का खूब बढ़ चढ़ करके प्रसार करते हैं। हमने 2 वर्ष पहले रुड़की के सभी जनमानस ने मिलकर के एक महान विशाल महायज्ञ किया था और उस यज्ञ का बड़ा शुभ जो प्रसार हुआ, प्रभाव रहा और उसी क्रम में पुनः ये महायज्ञ रुड़की के नेहरू स्टेडियम में किया जा रहा है। महायज्ञ का मूल उद्देश्य ये होता है कि सनातन की जागृति करना, सनातन के संस्कार हमारे बच्चों के, हमारे कुटुंब के जीवन में आए। आजकल आप देख रहे हैं कि बागेश्वर धाम सरकार सनातन एकता पद यात्रा निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि बांग्लादेश में जो हुआ, बांग्लादेश सितारगंज रोटरी क्लब सितारगंज के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन महाराजा अग्रसेन धर्मार्थ ट्रस्ट में रुद्रपुर चैरिटेबल ब्लड बैंक के अंतर्गत आयोजित किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष मनीष मित्तल ने बताया कि रोटरी क्लब समाज में जरूरतमंदों की सेवार्थ हेतु निरंतर कार्य कर रहा है। विषम परिस्थितियों में रक्त की आवश्यकता पड़ने पर इस प्रकार के कैंपों से रक्त की कमी को पूरा किया जा सकता है। शिविर में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर रक्तदान किया है। शिविर के माध्यम से 50 यूनिट ब्लड को सुरक्षित ब्लड बैंक में पहुंचाया गया है। स्वस्थ व्यक्ति प्रत्येक 3 माह में एक बार रक्तदान कर सकता है और रक्तदान करने के उपरांत शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती। हमारे द्वारा रक्तदान किया गया रक्तदान कई लोगों की जिंदगी भी बचाता है। तो 50 यूनिट ब्लड एकत्रित हुआ है इस शिविर में और इस शिविर के माध्यम से जो ब्लड एकत्रित हुआ वो ब्लड बैंक में एकत्रित किया गया है। ज़रूरतमंदों के लिए इस तरह के कैंप लगाए जाते हैं और इस कैंप में 50 यूनिट ब्लड एकत्रित हुआ है। महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर रक्तदान किया है। रक्तदान महादान और ब्लड देने से कोई कमी नहीं होती है। 72 घंटे के अंदर ब्लड दोबारा जो है सर्कुलेशन हो जाता है और 3 महीने में हम लोग एक बार ब्लड दे सकते हैं। आज रोटरी क्लब सितारगंज के माध्यम से बहुत ही सुंदर यहाँ पर जो है रक्तदान शिविर लगा है और सबसे बड़ी विशेषता ये रही इस शिविर की कि यहाँ पर महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। लगभग 10 महिलाओं ने भी यहाँ पर ब्लड दिया है और बड़ी खुशी की बात होती है कि इस प्रकार के आयोजनों में अगर महिलाएं, हमारी मातृशक्ति अगर बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेंगी तो लोगों के अंदर एक अच्छा संदेश जाएगा और ये संदेश बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि कई भ्रांतियाँ इस प्रकार की होती है कि ब्लड देने से कमजोरी आ जाती है। ऐसा नहीं होता है और सितारगंज के अंदर जितने भी हमारे यहाँ कैंप लगते हैं उन कैंपों में बहुत अधिक मात्रा के अंदर लोग बढ़ चढ़ करके इस शिविरों में अपने ब्लड का दान करते हैं और ब्लड से किसी न किसी का जीवन हम बचा सकते हैं। तो मैं ये संदेश दूंगा सभी को कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के कैंपों में पहुंच करके अपनी सहभागिता करें और लोगों के जीवन को बचाने में अपना मददगार साबित हो।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में मस्जिद विवाद को लेकर देवभूमि विचार मंच द्वारा रविवार को महापंचायत का आयोजन किया गया। आपको बता दें, उत्तरकाशी में हो रही है महापंचायत, हनुमान चालीसा से इसकी शुरुआत हुई। इस महापंचायत में कई हिंदुवादी नेता पहुंचे। आपको बता दें, आयोजन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। शहर के 7 जोन में और 15 सेक्टर में कुल मिलाकर सुरक्षा व्यवस्था को बांटा गया और निगरानी बढ़ाई गई। यातायात को डाइवर्ट किया गया और शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। महापंचायत की निगरानी ड्रोन से भी की जा रही है। वहीं रामलीला मैदान में मस्जिद विवाद पिछले 4 माह से शांत नहीं हो पाया है। इस मुद्दे पर 24 अक्टूबर को संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ ने जन आक्रोश रैली निकाली थी। इस दौरान हुए पथराव और लाठीचार्ज में 9 पुलिसकर्मी समेत 27 लोग घायल हुए थे। इसके बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई थी। इस विवाद को लेकर अब विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर देवभूमि विचार मंच ने पंचायत का आयोजन किया है। वहीं देर शाम प्रशासन ने इस महापंचायत के आयोजन को सशर्त अनुमति दी थी। इसके बाद से ही मंच से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता आयोजन स्थल पर मंच तैयार करवाने और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने में जुट गए। आयोजकों का कहना है कि यह महापंचायत केवल हिंदू समुदाय की एकजुटता का प्रदर्शन है। देखिए, हम माँ गंगा के उद्गम स्थल के रहने वाले हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी है, पेवर जिसको कहते हैं कि धार्मिक नगरी है, और कई प्रकार के जो रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर आ रहे हैं, इससे जगह जगह गांव में, चाहे वो फेरी के रूप में, चाहे किसी का माहौल बिगड़ रहा है, इससे लोग गांव में भी भयभीत है, चिंतित हैं। तो इसके लिए हिंदू महासंगठन की जो है महापंचायत बुलाई जा रही है। इसमें इस तरह की एक धार्मिक नगरी को भी जो है इस तरह से जो है कई प्रकार की जो घटनाएं, अप्रिय घटनाएं होती हैं, उससे लोग चिंतित है। उसके लिए महापंचायत बुलाई, इसमें जो भी बातें महापंचायत जो करेंगे तो उसमें बात होगी। और आज हम काशी विश्वनाथ की धरती उत्तरकाशी से पहुंच चुके हैं और यहाँ से तमाम सभी महापंचायत आयोजक मंडल, महापंचायत के कर्ता धर्ता जो लोग हैं, उनसे अपील करूंगा कि आज इस महापंचायत का कोई बड़ा अर्थ निकलना चाहिए, कोई बड़ा मैसेज आना चाहिए कि महापंचायत ने ये बहुत बड़ी घोषणा की है। तो आज का दिन उन तमाम लोगों के लिए, आयोजक मंडल के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का आज 60वां स्थापना दिवस है। जहां देश भर में धूमधाम से ये स्थापना दिवस मनाया गया, तो वहीं डोईवाला के बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर में भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति के साथ स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। सीमा सुरक्षा बल ट्रेनिंग सेंटर डोईवाला के कमांडेंट महेश नेगी ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करते हुए कहा कि आज हमारे लिए बड़ा गर्व करने वाला दिन है, क्योंकि आज हम अपने परिवार के साथ बीएसएफ का स्थापना दिवस मना रहे हैं। डोईवाला में हुए कार्यक्रम में वर्तमान और पूर्व बीएसएफ अधिकारी और जवानों ने अपने परिवार के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए सभी और धूमधाम से स्थापना दिवस मनाते नजर आए। इस दिन को परिवार के साथ पूर्व और मौजूदा सैनिकों ने एंजॉय किया। तो 24 साल पहले रिटायर हो गया था और जिस हिसाब से बीएसएफ का काम कर रहा है, यहाँ पर नेगी साहब हैं, अपने महेश नेगी, सारे लोग, इसका मेरे ख्याल से जितनी तारीफ की जाए कुछ नहीं। और इसका श्रेय जाता है आप लोगों को, श्रेय जाता है पब्लिक को, श्रेय जाता है हमारे मीडिया को, जो हमारे को आगे आकर के हौसला बढ़ाते हैं। आप देखिए कितनी कठिन समस्याओं से हमारे भाई लोग गुजर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर की हाइट्स पर हो और चाहे
राजस्थान की और गुजरात में हो चाहे बंगाल में हो, ऐसी हुआ है। और यहाँ पर आज ऐसा मौका हमारे कुलीग है महेश जी, इन्होंने सबको बुलाया। आज जैसा आपको विदित है कि आज बीएसएफ अपना 60वां रेजिंग डे मना रहा है और इस दिवस पे बीएसएफ के सारे यूनिट सेक्टर फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स में प्रोग्राम भी हो रहे हैं, जिसमें एक बड़ा खाना भी आयोजित किया जा रहा है जिसको प्रहरी भोज कहते हैं, जिसमें हमारे अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी और अन्य कार्मिक, उनके फैमिलीज और हमारे वेटरन्स सारे साथ होके इस दिवस को मनाते हैं जोशो खरोश और जो है आगे के लिए तैयार सीमा सुरक्षा बल के लिए। ये बहुत बड़ा दिन है। आज जो है आपको पता है कि बीएसएफ जो है 1 दिसंबर 1965 को खड़ी हुई थी और जो है आज सीमा की चुनौतियों और जो है इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज़ करने के बावजूद भी और कई प्रतिस्पर्धा और कई तरह के कामों में बीएसएफ का बहुत बड़ा योगदान है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों और क्षेत्र व जिला पंचायत के कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं। खास बात यह है कि प्रदेश सरकार ने इस बार नई प्रथा लागू करते हुए जिला पंचायतों, जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासक नियुक्त किया है। इसके चलते इस मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त किए जाने को विधिक रूप से गलत करार देते हुए प्रशासक नियुक्त किए गए जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक के पद से हटाए जाने की मांग की है। इसी क्रम में आज विकासनगर में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने भी इसे असंवैधानिक करार दिया। नव प्रभात ने पत्रकारों को अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार ने मनमाना रवैया अख्तियार किया है। साथ ही कहा कि संवैधानिक रूप से किसी भी चुने गए प्रतिनिधि को प्रशासक नियुक्त किया जाना गलत है, क्योंकि न तो निकाय और न ही पंचायतों में कोई ऐसी व्यवस्था है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला पंचायतों में आने वाले करोड़ों के बजट को ठिकाने लगाने के लिए इस परंपरा को शुरू किया जा रहा है, जिस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। वहीं उन्होंने इस मामले को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के साथ ही अन्य लोगों को भी इस परंपरा का विरोध दर्ज कराने की बात कही। कल जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक के रूप में जो एक्सटेंशन प्रदान किया है, मेरा ये कहना है कि वो ना संविधान की व्यवस्थाओं के अनुकूल है, ना वो राज्य के पंचायती राज अधिनियम के अनुकूल है, ना वो हमारी परंपराओं के अनुकूल है। और ऐसी परिस्थिति में जब पंचायती राज के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी हो, इस प्रकार से राजनीतिक व्यक्तियों को प्रशासक नियुक्त किया जाना पूरी तरह से लोकतंत्र, संविधान की व्यवस्थाओं को खंडित करता है और राज्य सरकार को अपना यह आदेश वापस लेना चाहिए। मेरा अपना मानना यह है कि आदेश केवल इसलिए जारी किया गया कि जिला पंचायतों में बहुत अधिक बजट उपलब्ध है और उस बजट को खुर्द-बुर्द करने के लिए आनन फानन में कल ही जिला पंचायतों की एक बैठक करी गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून के रायपुर में खेल कल्याण निदेशालय में खेल महाकुंभ की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्य, खेल सचिव अमित सिन्हा, क्षेत्रीय विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बच्चों और युवाओं ने विभिन्न खेलों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया है। साथ ही विजेता खिलाड़ियों को इस अवसर पर 50 लाख व 2 लाख व 1 लाख रुपए के चेक भी वितरित किए गए हैं। खेल महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक खिलाड़ियों के आगे आने का बेहतरीन अवसर है ये, और आने वाले समय में इन्हीं खेल प्रतियोगिताओं से हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचकर प्रदेश और देश का मान बढ़ाएंगे। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर क्षेत्र के मोहल्ला भवानीगंज इलाके में एक युवती ने परिजनों की गैर मौजूदगी में घर में कैमरे में लगे पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मृतका के परिजनों में जहां एक और कोहराम मच गया, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नायाल ने बताया कि मोहल्ला भवानीगंज निवासी 21 वर्षीय कंचन नाम की युवती ने अज्ञात कारणों के चलते घर में पंखे से लटक कर फांसी लगा ली है। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन उसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। उन्होंने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। इसके साथ ही पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। देखिए, आज दिनांक 1/12/2024 को दोपहर के समय में कंचन पुत्री मुकेश निवासी भवानीगंज, जिसकी उम्र 21 वर्ष है, उसके द्वारा अपने घर में पंखे में लटक कर फांसी खाकर आत्महत्या की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। बाकी अज्ञात कारणों का जो भी कारण रहेगा उसकी पूछताछ की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। गढ़वाल मंडल के एसएसपी गुरिल्ला, आपको बता दें एसएसबी गुरिल्ला संगठन की आवश्यक बैठक श्रीनगर में आयोजित हुई है। आपको बता दें संगठन के प्रदेश संयोजक एवं जिला अध्यक्ष रुद्रप्रयाग सुमित चौधरी एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी अनिल प्रसाद भट्ट सहित पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष टिहरी दिनेश प्रसाद गैरोला, प्रदेश संयोजक सुमित चौधरी एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी अनिल प्रसाद भट्ट ने इस दौरान कहा कि गुरिल्ला संगठन विद्या 18 सालों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है। उन्होंने बताया कि मणिपुर में 2004 में वहां की सरकार ने गुरिल्लाओं को नौकरी व पेंशन का लाभ दिया, लेकिन कई बार उत्तराखंड की प्रदेश सरकार से वार्ता होने के बावजूद गुरिल्लाओं की मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 15 दिसंबर तक गुरिल्लाओं की नौकरी व पेंशन की मांग पूरी नहीं की जाती तो 17 दिसंबर से उत्तराखंड के गुरिल्ला देहरादून कूच करेंगे और 18 दिसंबर से अनिश्चितकालीन के लिए सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर कई गुरिल्लाओं द्वारा आगामी 19 दिसंबर को आत्मदाह की चेतावनी तक दी गई है। जी सर, सरकार से इसलिए हम परेशान हैं कि ये आश्वासन दे रहे हैं और अग्निवीर तो अब ही पहले के अग्निवीर हम थे, जो कि चीन ने भारत के पास कुछ नहीं था, जवाहरलाल नेहरू जी थे और यहाँ मतलब फौजी जितने थे अचानी थे, सारे देश को कुर्बान मार दिया था। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। और मैं लक्ष्मी देवी भट्ट ग्राम बागवान से हूँ और मैं 1993 में हम लोगों ने ये एसएसपी की ट्रेनिंग ली है। तो सरकारें आज हमको लगातार लड़ते लड़ते 18 साल हो गए। पता नहीं क्या वजह है कि सरकार या तो सरकार साफ रूप से मना कर दे कि हम तुमको कुछ दे ही नहीं सकते हैं, और एक तरफ जहाँ सरकारों ने वहाँ मणिपुर में जो ये पैकेज दिया है तो हम उसी की तर्ज पे अन्य प्रदेशों के गुरिल्ला हमारे अपनी मांग रख रहे हैं। सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा प्रणाम। हमारी 3 सूत्रीय मांगे हैं, एक तो पेंशन है, दूसरा नौकरी है और तीसरा आश्रितों को लाभ और महिलाओं को 33%। प्रधानमंत्री जी से हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी जो 18 सालों से हम हड़तालें कर रहे हैं और इस पे जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। मांगा को बिल्कुल नजरअंदाज कर रही है और अगर हमारी 17 दिसंबर तक 15 दिसंबर तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो 18 दिसंबर को सब गुरिल्ले सीएम आवास काज करेंगे, आमरण अनशन होगा, यहाँ तक कि आत्मदाह करने के लिए सभी गुरिल्ले तैयार हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। टेहरी नाबार्ड व सारा द्वारा आरगार्ड गोदरे व कराए जा रहे कार्यों का गदेरे व कराए जा रहे कार्यों का जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण के उपरांत उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में खेती व बागवानी की अत्यधिक संभावना है, जिस हेतु इस गदेरे में स्रोत व वर्षा के पानी को संरक्षण करने का कार्य किया जा रहा है, जिससे लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जा सकेगा तथा बढ़ते पलायन पर भी रोक लगाई जा सकेगी। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने नागेश्वर सौण क्षेत्र के अंतर्गत बोंगा दाल्ला गांव के मध्य नाबार्ड व सारा के माध्यम से आरगार्ड गदेरे पर
कराए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया है। इस गदेरे पर चेक डैम, खंतियां, वृक्षारोपण आदि कार्य किए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र के दर्जनों गांवों को इसका लाभ आने वाले समय में मिलेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन कार्यों में कन्वर्जन की जरूरत है तो उन्हें मनरेगा से जल्दी किया जाए। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को सड़क के किनारे झाड़ी कटान व साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। क्षेत्र में नाबार्ड के माध्यम से और सारा जो हमारा जल संरक्षण अभियान है उसके माध्यम से चेक डैम और जल संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं। उसी को आज निरीक्षण करने गया था। उसी में हमने देखा कि क्या कहाँ पे हम जल स्रोत को टैप कर सकते हैं ताकि जो बारिश का पानी है उसको हम रोक सकें। और इसके साथ ही वहाँ पे अच्छी खासी कृषि होती है और कृषि और उद्यान के कई वहाँ पे प्रोजेक्ट्स हम प्रस्तावित कर रहे हैं, जिससे उस घाटी में आय बढ़ सके और पलायन भी रुक सके। अब रुक करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के तहत गदरपुर के श्याम नगर वार्ड नंबर 7 में गरीब और बेघर लोगों के लिए 928 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इनमें से लगभग 750 आवास बनकर तैयार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य देश के हर गरीब व्यक्ति को एक स्थायी आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत आवास मात्र 6 लाख रुपए में उपलब्ध है, जिसमें लाभार्थियों को केवल 3 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। शेष 3 लाख रुपए की धनराशि सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएगी। आवासों में 2 बेडरूम, 1 बालकनी, किचन और बाथरूम, टॉयलेट की सुविधाएं शामिल हैं, जो आधुनिक जीवन शैली को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की रीजनल मैनेजर सुमन देवी ने लोगों को बैंक की पॉलिसी और लोन प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार आवश्यक दस्तावेजों के माध्यम से लोन लिया जा सकता है। जानकारी के बाद कई लाभार्थियों ने बुकिंग प्रक्रिया शुरू की है। स्थानीय निवासी इस योजना को लेकर उत्साहित हैं। लाभार्थियों का कहना है कि इस योजना से न केवल उनका सपना पूरा होगा, बल्कि उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा भी आएगी। प्रोजेक्ट का नेतृत्व सारी इसकी जो वो है फिजिकल प्रोग्रेस हम सारी वो मैनेज करते हैं। और इस प्रोजेक्ट में जैसे 6.5 लाख का मकान है, जिसमें सरकार 3.5 लाख की सब्सिडी दे रही है, तो ये मकान 3 लाख का पड़ेगा एक लाभार्थी को। आज हमारा मेन मोटिव ये था कि हम एक छोटा सा प्रोग्राम इसलिए आयोजन करा था कि जो लाभार्थी है उन्हें सूचना देनी थी कि ये जो किस्तें होंगी, जो बैंक इनका लोन कर रहा है, वो टाइम पे उनकी किस्तें भरते रहे। तो हमारा कार्यक्रम जस्ट अभी समाप्त हुआ है। और इसमें आप देख सकते हैं हमने एक सैम्पल फ्लैट भी रेडी करवाया था। आज हमारा प्रोग्रेस मेन ये था कि हम 1000 रुपये की छूट दे रहे हैं। जो भी लाभार्थी हमारे यहाँ बुकिंग कराता है, 5000 से नहीं 4000 से वो बुकिंग करा सकता है हमारे यहाँ पे। और हमारा बुकिंग ऑफिस जो है वो गदरपुर में हजारीलाल पेट्रोल पंप के बगल में है। इसमें पूर्व से बैंक लोन देने के लिए तैयार है और बाकी क्या क्या कागज है? इसमें सरकार का जो टाइप है वो उद्यम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से हुआ है, जिला सहकारी बैंक है, और ये 295 का लोन कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए है। अगर जैसे इनके पास इतना अमाउंट नहीं है एक साथ एक मुश्त जमा करने को, या एक साथ जमा नहीं कर सकते 3 लाख रुपए, तो ये हम बैंक वाले इनको 10 साल में ये लोन पूरा करवाने की, इनको जैसे 10 साल का हम इनका एक किस्त बना ले रहे हैं, मासिक किस्त 4000 की, जिसमें कि ये पूरा अमाउंट एक साथ ना दे के अलग अलग कम छोटी किस्तों में इसको पूरा कर सके। डॉक्यूमेंट क्या जमा करना पहले? इसमें इनका 2015 से पहले का यहाँ का स्थानीय वो होना चाहिए, उत्तराखंड निवासी का। जो लोग नहीं जानते, डरते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें यह बैंक इनको छोटी किस्त में, आसान किस्तों में ये लोन उपलब्ध करवा रहा है। इसमें यह है कि इनको इंटरेस्ट इसमें 9% इंटरेस्ट है। अगर ये जल्दी जमा करना चाहें तो अब पहले भी कर सकते हैं जमा, इसमें इनको ब्याज में छूट मिल जाएगी। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का